गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम शुरू करने वाले हैं ग्रामर पार्ट 7, जिसमें हम पढ़ेंगे टेंस। और टेंस मीन्स होता है काल या समय। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए और आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए देखते हैं टेंस। टेंस क्या होता है? वैसे ऑलरेडी सबको पता होगा टेंस क्या होता है। टेंस मीन्स होता है काल, और काल मीन्स होता है समय, जिनसे हमें यह पता चलता है कि हमारा जो कार्य है वो अभी हो रहा है या फिर आगे होगा या फिर हो चुका है, तो उसे क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। वैसे डेफिनेशन देखा जाए तो टेंस की डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन मीन्स होता है परिभाषा। परिभाषा देखते हैं। The study of the forms of verb is called tense। क्रिया के रूपों का अध्ययन ही टेंस कहलाता है। ठीक है, मतलब मेन वर्ब जो क्रिया होती है उसके अलग अलग फॉर्म है, और उन सब के अलग अलग फॉर्म का अध्ययन करना ही, जानकारी लेना ही क्या कहलाता है? टेंस कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, जैसे ईट है, एट है, ईटन है, ईटिंग है, इट्स है। ईट का प्रयोग फर्स्ट फॉर्म, एट का प्रयोग सेकंड फॉर्म जो पास्ट इंडेफिनिट में प्रयोग होता है। ईटन का प्रयोग हम थर्ड फॉर्म में, जो कि परफेक्ट टेंस के लिए प्रयोग होता है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फिर फ्यूचर परफेक्ट हो। और आईएनजी का फॉर्म, अगर मेन वर्ब में आईएनजी लग जाए तो हम उसका प्रयोग कहाँ करते हैं? कॉन्टिन्यूअस टेंस में। और वो कॉन्टिन्यूअस कुछ भी हो सकता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो या पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो या फिर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो। और इट्स, और जिसमें यस या ईएस लग जाता है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। आई ईट ए मैंगो। इसका नियम हम बताएंगे कि कहाँ ईट लगता है, कहाँ एट लगता है, कहाँ ईटन लगता है, कहाँ ईटिंग लगता है। ठीक है, अलग अलग वर्ब के फॉर्म का प्रयोग अलग अलग जगह होता है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो पहले समझते हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अभी हम बता रहे हैं आई ईट ए मैंगो, मैं आम खाता हूँ, और आई एट ए मैंगो, मैंने आम खाया। ठीक है, इससे ये पता चल रहा है कि मैं आम को खा चुका हूँ या फिर आम ख़त्म हो चुका है, यानी कि ये बीते हुए समय में आम ख़त्म हो गया या फिर काम हो चुका है, उसको क्या कहते हैं? पास्ट। और पास्ट मीन्स होता है भूतकाल। और आई ईट ए मैंगो, मैं आम खाता हूँ। खाता हूँ मतलब जहाँ पे है आ गया, तो इसका मतलब है वो वर्तमान समय में काम हो रहा है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रेजेंट टेंस। अब देखते हैं टेंस कितने प्रकार के होते हैं। वैसे भी सबको पता होगा, फिर भी जानकारी के लिए बता दें कि काइंड्स ऑफ टेंस। ठीक है, तो टेंस कितने प्रकार के होते हैं? देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस। कौन कौन सी? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और प्रेजेंट टेंस की होती है हिंदी वर्तमान काल, पास्ट टेंस की हिंदी होती है भूतकाल, और फ्यूचर टेंस की हिंदी होती है भविष्यत काल। वर्तमान मीन्स जो अभी प्रेजेंट टाइम पे जो चल रहा है, भूतकाल मतलब जो कि बीत चुका है, और भविष्यत काल मतलब जो आने वाला है, जिसकी संभावना है। ठीक है, अब देखते हैं। तथा इन तीनों के चार चार एस्पेक्ट भाग होते हैं। जिस तरह से टेंस के 3 प्रकार होते हैं, उसी प्रकार हर एक प्रकार के टेंस के चार चार भाग होते हैं, जिसको हम उपभाग भी बोल सकते हैं। कौन कौन से हैं? इंडिफिनिट, इसको हम सिंपल भी बोलते हैं, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो या पास्ट इंडेफिनिट हो या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट हो। दूसरा आता है कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा आता है परफेक्ट टेंस, और चौथा आता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए, इंडेफिनिट टेंस को हम सिंपल कह सकते हैं। ठीक है, इंडेफिनिट अगर हम कहें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो उसको हम क्या कह सकते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस लिखें या फिर सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखें, दोनों का मतलब एक ही है और सेम ही है। ठीक है, दूसरा आता है कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो या पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो या फिर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, कॉन्टिन्यूअस टेंस को ही क्या बोलते हैं? प्रोग्रेसिव टेंस। ठीक है, तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोल सकते हैं, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोल सकते हैं, फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस भी बोल सकते हैं। इसके अलग अलग नाम हैं। ठीक है, तीसरा आता है परफेक्ट टेंस। और परफेक्ट, वैसे भी परफेक्ट मीन्स होता है कंप्लीट या फिर पूरा, और इसको हम
कंप्लीटेड भी बोल सकते हैं, यानी कि प्रेजेंट कंप्लीटेड टेंस, पास्ट कंप्लीटेड टेंस या फिर फ्यूचर कंप्लीटेड टेंस, ये तीनों ही क्या कहलाएगा, परफेक्ट टेंस। चौथा आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों मिलकर के बने होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब एक एक करके हम देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है। ठीक है, देखिए पहले देखते हैं प्रेजेंट टेंस। पहचान, हम कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट टेंस है यानी कि वर्तमान काल है। तो देखते हैं, इसके हिंदी के वाक्यों के अंत में है, हूँ, हो आदि शब्द आता है। ठीक है, देखिए अगर कोई हिंदी का वाक्य है, उसमें अगर है आ रहा है अंत में, वाक्य के अंत में हूँ आ रहा है, हो आ रहा है, तो वो सब क्या है, प्रेजेंट टेंस है। वो किसका बोध करवा रहा है, प्रेजेंट टेंस का बोध करवा रहा है। जैसे हिंदी में एग्जाम्पल देखते हैं, वह रोज समोसे खाता है, लास्ट में क्या आया, है आया। उसी तरह दूसरा एग्जाम्पल है, तुम बीमार हो। देखिए यहाँ काम नहीं हो रहा है, लेकिन है शब्द आ रहा है, इसलिए हो शब्द आया है, इसलिए ये भी प्रेजेंट टेंस है। तीसरा, मैं गरीब हूँ, यहाँ भी कोई काम नहीं पता चल रहा है, गरीब पहले भी था, आज भी हूँ या फिर आगे भी रहूँगा पता नहीं, लेकिन जहाँ हूँ आ गया तो इसका मतलब ये प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा है। ठीक है, वे मुझे घूर रहे हैं, यहाँ भी है आ गया तो ये भी प्रेजेंट टेंस है। चौथा है, वे मुझे घूर रहे हैं। पांचवा है, मैं चाय पी चुका हूँ, यहाँ भी हूँ आया तो इसका मतलब ये प्रेजेंट टेंस है। अब देखते हैं, प्रेजेंट टेंस तो हिंदी में पहचान लिए हम, और ये भी हम बता दिए कि तीनों टेंस के, चाहे वो प्रेजेंट टेंस हो या पास्ट टेंस हो या फ्यूचर टेंस हो, तीनों टेंस के अलग अलग उपभाग होते हैं। और पहला उपभाग क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको हम क्या बोल सकते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब देखते हैं इसकी पहचान हम कैसे करेंगे। तो इसके हिंदी के वाक्यों के क्रियाओं के अंत में, देखिए इसके हिंदी के वाक्यों की क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ आदि शब्द आते हैं, परंतु इनमें आने वाली क्रियाएं निम्न में से एक का पालन करती हैं। जैसे डेली रूटीन हो गया, मतलब रोज का दिनचर्या हो गया, हैबिट हो गया, आदत हो गया, परमानेंटली हो गया, यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया। ठीक है, साइंटिफिक ट्रूथ हो गया, हिस्टोरिकल बातें हो गई, ये सब आना चाहिए। और उसके साथ साथ ता है, ती है, ते है आदि शब्द आता है वाक्य के अंत में, तो इसका मतलब वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। जैसे कि किसी में प्रश्न पूछा जाता है तो अब वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। कोई साधारण वाक्य है तो उसको अफर्मेटिव में डाल देते हैं। कोई क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है और नकारात्मक भी है, यानी कि नहीं शब्द का प्रयोग भी हुआ है, तो इसका मतलब वो इंट्रोगेटिव निगेटिव है। ठीक है, तो उसी तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिसाब से वाक्य जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, अफर्मेटिव सेंटेंस, सॉरी यहाँ हमने टेंस लिख दिया है, यहाँ सेंटेंस रहेगा। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं जो कि टेंस में प्रयोग किए जाते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, पहला नियम नंबर 1 देखते हैं, ही सी इट। नेम मीन्स होता है किसी का नाम, तथा अन्य एक वचनकर्ताओं के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगाते हैं। ठीक है, नियम नंबर 1 कहता है कि अगर ही आ गया, देखिए ही का प्रयोग हम वह के लिए करते हैं, और वह लड़की भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है, लेकिन जब ही लग रहा है तो इसका मतलब वो लड़का हुआ। ठीक है, पुल्लिंग हुआ, ये पुल्लिंग के लिए है। और सी जो है वो लड़की के लिए होता है, और इट जो है वो नॉन लिविंग थिंग के लिए होता है। नॉन लिविंग थिंग मतलब निर्जीव वस्तु के लिए इट का प्रयोग होता है। ठीक है, तो
देखिए ही लड़के के लिए होता है, वह के लिए, सी वह के लिए होता है लड़की के लिए, और इट जो होता है वह के लिए होता है, लेकिन निर्जीव वस्तुओं के लिए। अलग अलग कर्ता के लिए अलग अलग इंग्लिश का प्रयोग, इंग्लिश मतलब वर्ड का प्रयोग किया जाता है। तो देखते हैं जहाँ ये सब शब्द आए या फिर किसी का नाम दिया जाए, किसी एक का नाम दिया जाए, और या अन्य एक वचनकर्ता के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाया जाता है। यानी कि जहाँ केवल एक चीज़ का बोध होता है तो वहाँ क्या लगाएंगे, यस या यस। अब देखते हैं यस कहाँ लगाएंगे, यस कहाँ लगाएंगे, तो इसके भी अलग अलग नियम हैं जो कि हम आगे बताएंगे। ठीक है, देखिए पहले सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, उसके बाद वर्ब लिखा जाता है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, तो वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग किया जाता है। और इसमें अगर एक वचन है तो यस या ईएस लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। जैसे कि वह रोज स्कूल जाता है, वह क्या है, अब जाता आ रहा है ना, अगर यहाँ जाती होता तो इसका मतलब इस वाक्य से पता चलता कि ये किसी लड़की के लिए प्रयोग किया गया है, लेकिन यहाँ जाता आया है तो इसका मतलब यहाँ किसी लड़के के लिए प्रयोग किया गया है। और वह लड़का वह रोज स्कूल जाता है, तो वह क्या हो गया, ही। यानी कि वह के लिए हम किस चीज़ का प्रयोग करेंगे, ही। देखिए यहाँ हमने लिखा था सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हम इसके पहले की वीडियो में बताए थे कि सब्जेक्ट क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। तो अगर आपको ना समझ में आया कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, तो आप पुरानी वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, उससे आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो देखिए वह क्या है, सब्जेक्ट हो गया, और सब्जेक्ट का हिंदी होता है कर्ता। तो यहाँ सब्जेक्ट पहले लिखना चाहिए, तो सब्जेक्ट हमने लिख दिया। अब वर्ब क्या होता है ये भी हम बता चुके हैं वीडियो में, उसको भी आप देख सकते हैं। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगाते हैं, तो यहाँ जी ओ है तो यहाँ ईएस लगाएंगे। ही गोज़ टू स्कूल डेली, स्कूल डेली। अब देखें वह जूता पॉलिश करता है, तो यहाँ भी करता है तो इसका मतलब लड़का है, तो लड़के के लिए ही पॉलिशेज द शूज, यहाँ भी ईएस लगा है। वह भोजन बनाती है, सी प्रिपेयर्स द फूड। देखिए यहाँ प्रिपेयर्स की जगह हम कुक्स भी डाल सकते हैं। ठीक है, कुक मीन्स भी पकाना होता है, बनाना होता है, और प्रिपेयर मीन्स भी तैयार करना होता है या फिर बनाना होता है। तो सी प्रिपेयर्स द फूड। चौथा है वह अंग्रेजी बोलती। अब देखिए यहाँ बोलती आया है ना, तो इस वाक्य से यह पता चल रहा है कि ये किसी लड़की के बारे में बताया जा रहा है कि वह अंग्रेजी बोलती है। तो ही के जगह हम क्या लगा दिए, सी। क्योंकि ये एक लड़की के बारे में बताया जा रहा है। तो ही स्पीक्स मीन्स होता है बोलना, जो कि मेन वर्ब का काम कर रहा है, और स्पीक के साथ हम यस लगाए हैं लास्ट में। तो ही स्पीक्स इंग्लिश। ठीक है, अब चौथा आता है रामू मंदिर में सोता है। ठीक है, यहाँ भी देखिए ता ते ती आया है, और ता यहाँ किसी का नाम आ गया, यानी कि लड़के का नाम आ गया, तो लड़के का नाम ही सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ हमने रामू लिख दिया। और सोने की इंग्लिश होती है स्लीप, और ये एक वचन है, रामू तो अकेला है ना, किसी और के साथ तो है नहीं, तो यहाँ यस लगा देंगे। तो सी स्लीप्स में होता है इन, मंदिर में होता है टेम्पल। ठीक है, उसके बाद लास्ट एग्जाम्पल है पूनम मुझे जानती है। ठीक है, तो पूनम सब्जेक्ट हो गया, लड़की है, और जानना मीन्स होता है नो, और नो के साथ हम यस लगाए हैं क्योंकि ये एक वचन है। मे मीन्स होता है मुझे। ठीक है, तो पूनम नोज मी। अब देखिए हमने बताया ना कि यस और यस कहाँ लगाते हैं, इसके लिए कन्फ्यूजन होगा, तो चलिए देखते हैं यस कहाँ लगाते हैं और यस कहाँ लगाते हैं। तो जिन क्रियाओं के अंत में यस यच आ जाए, ओ आ जाए, या सी एच आ जाए, या यक्स आ जाए, या डबल यस आए, या डबल जेड आ जाए, तो उनमें हम क्या लगाएंगे, ई एस लगाते हैं। देखिए क्रियाओं के अंत में इसका मतलब ये है कि अगर कोई वर्ब है और वर्ब के वर्ड में, यानी कि जो उसका जो लास्ट लेटर होता है, लास्ट टू लेटर या फिर यस यच आ जाए, या ओ आ जाए, या सी एच आ जाए, या फिर यक्स आ जाए, या डबल यस आए, या डबल जेड आए, तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, ई एस का प्रयोग लगाएंगे। ठीक है,
देखिए जैसे जी ओ, हमने क्या बताया, ओ आया है ना, तो ओ के साथ हम क्या लगाए हैं, ई एस लगाए हैं। यस एच आया है लास्ट में, पनिश, पनिश मीन्स होता है सजा देना, ठीक है, दंड देना, तो पनिश के साथ हम भी ई एस लगाए हैं। उसी तरह है टच, टच के साथ सी एच आया है लास्ट में, तो इसके साथ भी हम ई एस लगा दिए हैं। उसी तरह है मिक्स, और मिक्स के साथ भी ई एस लगाए हैं, क्योंकि यहाँ यक्स दिया था तो यक्स यहाँ भी आया है ना, तो मिक्स। चौथा है किस, देखिए यहाँ डबल एस आया है ना, तो डबल एस के साथ जहाँ आ जाए वहाँ ई एस लगाते हैं। उसी तरह बज, बी यू डबल जी, ठीक है, तो डबल जेड है ना, सॉरी, बी यू डबल जेड आने के नाते यहाँ भी ई एस लगाया जाएगा, ठीक है। अब तो ये सब कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा कि यस कहाँ लगाएंगे, ई एस कहाँ लगाएंगे। देखिए इन सब के साथ जहाँ एस एच आए, ओ आए, सी एच आए, या फिर डबल एस आए, या फिर डबल जेड आए, उसके साथ ई एस तो लगता ही, और कहाँ कहाँ लगता है। तो उस नियम नंबर दूसरा है, जिन क्रियाओं के अंत में हो और उससे ठीक पहले कॉन्सोनेंट हो, मतलब तो वाई को, देखिए जिन क्रियाओं के अंत में वाई हो और उससे ठीक पहले कॉन्सोनेंट हो, तो वाई को आई में बदल कर उसे ई एस लगाया जाता है। देखिए इसका मतलब ये है कि अगर कोई वर्ड है, शब्द है, ठीक है, तो उसका जो लास्ट लेटर है वो वाई है, और वाई के पहले कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट मीन्स होता है व्यंजन, यानी कि ए ई आई ओ यू को छुड़ा के जितने भी लेटर होते हैं, जैसे बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, एफ हो गया, एच हो गया, ये सब के आ जाए तो उसको हम वाई को हटा करके आई लिख देते हैं और ई एस जोड़ देते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, एफ आर वाई, देखिए लास्ट में वाई आया है और वाई के साथ आर आया है, और आर क्या है, कॉन्सोनेंट है, यानी कि वावेल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, यानी कि व्यंजन है, तो वाई को हम हटा, एफ आर वही है, एफ आर वही है, वाई को हटा के आई कर दिए हैं और ई एस जोड़ दिए हैं। ठीक उसी तरह एग्जाम्पल दूसरा है क्राई, क्राई मीन्स होता है चिल्लाना। देखिए यहाँ वाई लास्ट में आया है और इसके पहले कॉन्सोनेंट आया है, तो सी आर वही रहेगा, वाई को हटा करके आई लिखे हैं और ई एस जोड़ दिए हैं, ठीक है। ये क्यों जोड़े हैं, क्योंकि हमें इस वर्ड को, इस शब्द को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक वचन कर्ता के साथ हमको प्रयोग करना, इसलिए यहाँ ई एस हम जोड़ दिए हैं। ठीक उसी तरह वरी, वरी मीन्स होता है चिंता करना। देखिए डब्ल्यू ओ डबल आर वाई है, तो यहाँ वाई आया है और वाई के साथ जो दो अक्षर आया है, यानी कि एक ही हम मानते हैं, आर, आर क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसीलिए यहाँ वाई को हटा करके डब्ल्यू ओ डबल आर वैसे है, वाई को हटा करके आई किए हैं, उसके बाद ई एस कर दिए हैं। ठीक उसी तरह दूसरा है कैरी, मीन्स होता है ले जाना, ठीक है, किसी भी चीज़ को एक स्थान से दूसरी जगह स्थान पर ले जाना ही क्या कहलाता है, कैरी। और कैरी की जगह यहाँ वाई आया है, डबल आर आया है, ठीक उसी तरह वाई की जगह हम आई कर देंगे और ई एस कर देंगे, ठीक है। इसमें कन्फ्यूजन हो रहा होगा, साफ दिखाई नहीं दे रहा है, तो सी ए डबल आर आई ई एस, ये हो गया। अब देखते हैं तीसरा नियम क्या कहता है, यदि वाई के पहले वावेल हो तो उसमें कोई परिवर्तन किए बिना यस लगा दिया जाता है। देखिए हमने क्या बताया कि ये दो नियम बताएं कि यस कहाँ लगाया जाता है। अब नियम बता रहे हैं, अगर हमने पहले बताया कि वाई के पहले कॉन्सोनेंट आया तो वाई को बदल करके आई कर दिए, लेकिन अगर वाई के पहले हम, अरे, वावेल आ गया, तो ए ई आई ओ यू आ गया, इनमें से कोई एक आ गया, तो उसको हम वैसे रहने देंगे और केवल यस बढ़ा देंगे। इसका मतलब ये है कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ केवल यस का प्रयोग होगा। जैसे पी आर ए वाई, वाई तो आया है लेकिन इसके पहले कॉन्सोनेंट नहीं, वावेल हो गया है, इसीलिए यहाँ केवल यस बढ़ा दिए हैं। उसी तरह प्लेज है तो प्ले है तो प्लेज हो गया, प्रे मीन्स होता है शिकार करना। देखिए पी आर ए वाई जहाँ रहेगा वहाँ होता है प्रार्थना, और पी आर ई वाई जहाँ होता है वो प्रे मीन्स होता है शिकार करना, ठीक है। तो यहाँ जो प्रे है शिकार करना, और प्रे के लिए यस बढ़ा दिए तो प्रेज हो गया। उसी तरह से इसलिए, इसलिए मीन का हो गया, इसलिए मीन्स होता है वध करना, ठीक है। इस तो यहाँ ए आ गया है, वावेल है, इसीलिए यहाँ यस बढ़ा दिए, तो ठीक है। अगला है
बाकी सभी क्रियाओं के साथ केवल यस का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि फील है तो फील्स हो गया, टेल है तो टेल्स हो गया, स्मेल है स्मेल्स हो गया, से है सेज हो गया, सो है सोज हो गया। ठीक है, तो यानी कि नियम नंबर 1 हम बता दिए हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए अगर एक वचन करता है तो उसके लिए हम यस या ईएस का प्रयोग करेंगे। लेकिन यस कहाँ प्रयोग किया जाता है, ईएस कहाँ प्रयोग किया जाता है, इतना हम आपको बता दिए हैं। और इसके बाद हम आगे की वीडियो में बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।